हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो मेरे साथ अगर 10 से 20 मिनट दे देते हैं तो 10 क्लास का ऑल टू ऑल फार्मूला मतलब टोटल फार्मूला आपको हम रिवीजन करा देंगे। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो ये जो नंबर हम लिख रहे हैं 8271060807 पे आप व्हाट्सअप पे हाय लिखिए। आपके पास सारा लिंक चल जाएगा और ये लिंक पर क्लिक कीजिएगा, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। या तो फिर अगर नहीं आपसे मिल पा रहा है तो पर्सनल इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप लोग के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? क्योंकि देखिए 10 क्लास में क्या है, 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्टली फार्मूला बेस रहता है। यानी अगर पूरा फार्मूला आपके पास है तो आप 10 से 15 नंबर उठा सकते हैं इजीली ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में तो आप जान रहे हैं कि बिना फार्मूला का कोई भी सवाल नहीं बनेगा, तो ये आपको निश्चित रूप से रखना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो आपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी 10 से 15 नंबर बन जाए अगर आप अपने दोस्त को मानते हैं तब। तो आइए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज का। इस सवाल क्या है, ये फार्मूला क्या है, पहले वो देखिए। पहला चैप्टर में आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसमें पहला फार्मूला बनता है हमारा, इसमें जो है पहला फार्मूला हमारा बनता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला फार्मूला बनता है हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बनता है मेरे भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बनता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या तो बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयता, या तो लेमा भी बोलते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी को हम देखिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होगा बी से हमेशा छोटा होगा और आर का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि एक फार्मूला और होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी में देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हो सकता है फार्मूला। तो इसी में देखिए फार्मूला होगा एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। दूसरा एचसीएफ का अगर निकालना होगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। मतलब जिसको निकालना है उसको छोड़िए और अलग वाला जो, अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग दीजिए और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग दीजिए। ये देखिए फार्मूला मुख्य रूप से था वास्तविक संख्या। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव बनाता है बोर्ड। पहला क्या पॉइंट है वो पहले आप समझिए। पहला पॉइंट देखिए इसमें है आपका, ये लिख रहा है परिमेय एवं अपरिमेय में संबंध। क्या क्या हो सकता है संबंध? तो अगर दो परिमेय संख्या को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या आपको मिलेगा। ये पहला रूल हो गया। क्वेश्चन लिख देगा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है, या तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल हो चाहे अंतर हो, हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हो चाहे भागफल हो, हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब एक मोटा मोटी अगर समझिए कि अगर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, उसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हर हमेशा मिलेगा परिमेय। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है ये कि एक अगर अपरिमेय है दूसरा भी अपरिमेय संख्या, तो या तो जोड़िए या तो घटाइए, तो इसमें दो चीज़ मिलेगा, या तो परिमेय मिलेगा तो अपरिमेय मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे आपको लगाएगा कि अगर दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं
तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा आंसर में, या दोनों होगा? तो आपको दोनों मारना होगा, क्योंकि कभी कभी परिमेय भी आता है और कभी कभी अपरिमेय भी आता है। ये कैसे होता है? तो हमारे चैनल पे जाएंगे आप, वहाँ पे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कैसा क्यों होता है। नेक्स्ट है अगला कि अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या हो, यानी दो अपरिमेय संख्या को गुना कीजिए या तो भाग कीजिए, फिर भी क्या आएगा? परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। उसी तरह से ये तो अपरिमेय का रूल हो गया कि जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, दोनों आएगा, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। अगला रूल क्या है कि परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक परिमेय मिल जाता है, एक अपरिमेय मिल जाता है। अगर आप जोड़ते हैं या तो घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय मिलेगा। लेकिन यही अगला रूल हो जाता है कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों का अगर हम गुना करते हैं या तो भाग देते हैं तो परिमेय मिलेगा या तो अपरिमेय मिलेगा, ये दोनों हो सकता है। तो ये थोड़ा खतरनाक रूल है। अब देखिए अगले चैप्टर पे हम बात करते हैं। अगले चैप्टर ने थोड़ा और रूल देखिए, क्या रूल है वो पहले आप समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर का अगर रूप क्या होता है 2 के पावर m गुने 5 की पावर n, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है? शांत। मतलब शांत और अशांत निकालने का रूल है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n का। और देखिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट बन सकते हैं सवाल। तो देखिए इम्पोर्टेंट सवाल में ये बन सकते हैं आपके पास कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 7/10 आपके पास है, तो ये 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, मतलब इसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो या तो 2 केवल आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, या तो केवल 5 आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। ये इसका रूल है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लिख रहा है पाई √3 या तो √3 + 5, ये सारे कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से 0 हो या 22/7 हो या तो 1 हो, ये सारे कौन संख्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो रियल नंबर से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया। अगर ये सारा कर लेते हैं तो एक भी सवाल आपको नहीं छूटने जा रहा है। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर बहुपद। ये बहुपद से रिलेटेड कौन कौन सवाल आपसे बनाया जा सकता है। तो ये चैप्टर का नाम है बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो सबसे पहले एक द्विघात बहुपद दिखाया जा रहा है। क्या है? ax² + bx + c। इसका क्या होता है? सामान्य रूप होता है द्विघात बहुपद का। इसका शून्यक क्या होता है? अल्फा एवं बीटा। मतलब द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? 2। पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसी में देखिए इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसको अल्फा + बीटा बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है? -b/a। ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल, जिसको बोलते हैं c/a। क्या बोलते हैं? c/a, शून्यकों का गुणनफल। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं बोर्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बच्चे को नहीं जानकारी रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे। द्विघात बहुपद इक्वल टू में होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ये कहाँ काम देगा? तो लिख देगा कि एक द्विघात बहुपद निकालिए जिसके शून्यकों का योगफल -5 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो इस फार्मूला पर आप पुट कर देंगे लाके, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद। क्या बात करने जा रहे हैं? त्रिघात। कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का ये जो है व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d, और इसका शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा है, और इसके साथ साथ कौन है? गामा है। तो पहला फार्मूला इसमें क्या बनेगा? शून्यकों का योगफल बनेगा, अल्फा + बीटा + गामा। फार्मूला क्या होगा? -b/a होगा। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। क्या फार्मूला बनेगा? c/a। तीसरा क्या बनेगा? अल्फा गुने बीटा गुने गामा। क्या होता है फार्मूला? -d/a। एक और देखिए फार्मूला है कि त्रिघात बहुपद का क्या है?
एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या है? त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है निकालने का। अब देखिए इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट बन सकते हैं सवाल। देखिए इम्पोर्टेंट सवाल ये बन सकते हैं आपके पास कि लिख देगा कि घात अगर एक है तो कौन सा बहुपद होगा? एक घाती या तो रैखिक बहुपद होगा। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? एक होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स प्लस बी होगा, जहाँ ए बराबर क्या है? 0 नहीं होगा। ये तो क्या हो गया? एक घात वाला। अगर दो घात वाला है तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बराबर क्या है? 0 नहीं होगा। ये द्विघात बहुपद का है। अगर त्रिघात बहुपद रहता है तो घात कितना होगा? 3 होगा, और शून्यक कितना होगा? 3 होगा। जितना घात उतना शून्यक। व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, और ए बराबर 0 नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या रहता है? 4 घात रहता है तो उसे क्या कहते हैं? चतुर्थ घातीय। शून्य की संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसको क्या बोलते हैं? ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई, और ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या था? दूसरा चैप्टर बहुपद। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं, और थर्ड चैप्टर क्या है? वो दूसरा चैप्टर में थोड़ा सा और एक फार्मूला बच गया है। फार्मूला क्या है? एक फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है, देखिए ये होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एक जो है ना भाग निकालने के लिए, बहुपद का भाग जो देते हैं उसमें काम देता है। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब तीसरा चैप्टर पे हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर क्या है वो पहले आप समझिए। तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत ही सिंपल सा है। पहला कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बी बराबर भी 0। ये बी बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा गलती लिख दिया है, ये बी बराबर 0 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर। लिख रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो सकता है। और इसमें जो है अगर दो चर दे दिया है तो इसमें ना तो ए बराबर 0 होगा ना तो बी बराबर 0 होगा, ये ध्यान देना। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख रहा है कि एक चर या दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। अगर ए वो समीकरण दे दिया है ए एक्स, ए सिंपल लिखते हैं 2x प्लस 1 बराबर अगर 0 दे दिया है तो इसका कितना हल होगा? तो इसका एक हल होगा, एक चर वाला का। एक चर वाला का कितना हल होगा? एक होगा। लेकिन दो चर वाला अगर है तब अनंत हल होगा। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आप लोग सुधारिएगा, ये थोड़ा सा गलती लिख दिया है। क्या है कि यहाँ पे जो है एक चर को कट कर दीजिएगा, सीधे लिखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? अनंत होता है। ये समझना है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो देखिए क्या है नेक्स्ट में, वो पहले आप समझिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग को लिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट कि देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें लिख रहा है कि यदि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ये जो टेबल आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान देंगे इस टेबल पे। ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए इस चैप्टर का कल्याण है। पहला कंडीशन क्या है? a1 बाई ए टू अगर है और नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू,
तो हल की संख्या क्या होगा, केवल एक या तो अद्वितीय कहते हैं। युग्म का नाम क्या होगा, अविरोधी या तो संगत बोलते हैं। रेखा कैसा होगा, अन्यालेख कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। दूसरा, अगर A1/A2 अगर क्या है आपके पास, अगर आपके पास है A1/A2 क्या है वो, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। या और युग्म का नाम क्या होगा, संगत या तो आश्रित, और रेखा क्या होगा, संपाती होगा। तीसरा देखें, तीसरा क्या है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर है तो कोई हल नहीं होगा, विरोधी या तो असंगत बोलेंगे, और इसका रेखा क्या होगा, समानांतर रेखा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, रेडीमेड फार्मूला है। रेडीमेड फार्मूला क्या है वो पहले देखिए। एक समीकरण हल करने के लिए क्या है, 3 गो रूल होता है, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन होता है और ब्रज गुणन होता है। तो ब्रज गुणन का अगर आपको निकालना होगा एक्स का वैल्यू, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि देखिए B1C2 माइनस B2C1 बटा में A1B2 माइनस A2B1, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर BC लिखेंगे माइनस BC लिखेंगे और बटा में AB माइनस AB लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 12 और 21 का रूल डालेंगे, यहाँ पर भी 12 और 21 का रूल डाला हुआ है। देखिए ऊपर 12 है और नीचे क्या है, 12 है, यहाँ पर 21 है, माइनस 21। सेम इसी तरह से ये जो है ना, यहाँ y होगा, y इक्वल टू में होगा C1A2 माइनस C2A1। इसी तरह से नीचे होगा A1B2 माइनस A2B1। आगे देखिए, आपको बताए थे कि अभी हल करने के 3 तरीके होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर, देखिए नेक्स्ट चैप्टर कौन आ गया, चौथा चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है द्विघात समीकरण, लिख रहा है वैसा समीकरण जिसका 2 घात हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण है। ये चौथा चैप्टर, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, जहाँ a बराबर 0 आपको नहीं करना है। इसमें भी फार्मूला कुछ है, क्या है फार्मूला मेरे दोस्त, तो फार्मूला ये है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिसे अल्फा एवं बीटा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और तीसरा जो फार्मूला है द्विघात समीकरण इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कौन, ये वाला देखिए क्या है वो पहले आप समझिए। विवेचक इक्वल टू क्या होता है, B² माइनस COE। देखिए विवेचक किसको कहते हैं, तो B² माइनस 4AC को विवेचक कहते हैं, और विवेचक का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। और विवेचक को D से सूचित किया जाता है, D बराबर एक फार्मूला होता है माइनस B²। देखिए D बराबर क्या है, B² माइनस 4AC होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं, ये 3 रूल अगर आप याद कर लेते हैं कि यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यदि D का मान 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होगा एवं क्या होगा, समान होगा। अगर D का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो दोनों मूल अवास्तविक होगा, जिसे काल्पनिक कहते हैं। एक ये जो फार्मूला आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है। देखिए ये क्या है फार्मूला, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र या तो श्रीधाचार्य सूत्र। इसमें x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √B² माइनस 4AC बटा में 2A, या तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √D बटा 2A होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम बिल्कुल गौर फरमाएंगे। अब देखिए हम जो है अगले चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं 5 नंबर पे। ये 5वां चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, या तो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए ये होता क्या है,
इसका देखिए सबसे पहले आपको लिख रहा है कि AP किसको कहते हैं, तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये क्या है, AP का सामान्य रूप है। और AP का व्यापक रूप क्या होता है, A होता है, A+D होता है, A+2D होता है, A+3D, ये क्या है, व्यापक रूप। इसमें एक फार्मूला बनता है, कौन फार्मूला बनता है मेरे दोस्त, सार्वंतर, जिसको D कहते हैं। क्या होता है, A2 माइनस A1 या तो T2 माइनस T1 कहते हैं। उसी तरह से देखिए सार्वंतर इक्वल टू तो निकल गया T2 माइनस T1 या तो A2 माइनस A1। सार्वंतर का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए लिख रहा है AP का nवां पद या तो व्यापक पद को क्या कहते हैं, AN या तो TN। इसका फार्मूला, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान देंगे। लिख रहा है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। नेक्स्ट देखिए फार्मूला आ गया है क्या, SN इक्वल टू AP के n पदों का योग क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 टू देखिए SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। या तो एक और फार्मूला है, SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L भी कहते हैं। एक और TN का फार्मूला है, क्या होता है मेरे दोस्त TN का फार्मूला, तो देखिए TN का फार्मूला क्या है, एक होता है TN का फार्मूला यहाँ पे कि SN माइनस 1 होता है। फिर देखिए AP के 3 लगातार पद क्या होता है, A माइनस D A प्लस D। AP के 4 लगातार पद क्या है, A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D और A प्लस 3D। इसी तरह से AP के 5 लगातार पद क्या होगा, A माइनस 2D A माइनस D A प्लस D A प्लस 2D। तो ये क्या था, AP के से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट है। एक और AP से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है फार्मूला, और इस पे सवाल भी पूछते रहता है कि यदि ABC AP में हो तो समानांतर माद इक्वल टू क्या होगा, C प्लस A/2 होगा। यानी अगर समानांतर माद निकालना है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फार्मूला। अगर मान लेते हैं 16 और 18 का माद निकालना है तो 16 और 18 को जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए, तो यही इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, समानांतर माद। नेक्स्ट देखिए हम लोग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है त्रिभुज, ट्रेंगल कहते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहते हैं, ABC और त्रिभुज क्या है, DEF सर्वांगसम है, इसलिए AB बराबर DE हो गया, AC बराबर DF हो गया और BC बराबर EF हो गया। तो इसी तरह से देखिए आपके पास दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो कोण A जो है D के बराबर है, B जो है E के बराबर, C जो है F के बराबर। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के 5 कसौटी या तो नियम है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सर्वांगसम का हो गया बात। समरूप त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो एंगल A बराबर क्या होगा, D, और B बराबर E और C बराबर F। और देखिए यहाँ से क्या होगा, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं, वो है सवाल कि दो त्रिभुज के समरूप होने के 4 कसौटी या नियम है। पहला क्या है, एंगल एंगल, दूसरा है ट्रिपल एंगल, तीसरा है ट्रिपल साइड और चौथा है साइड एंगल साइड। अब देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं आपको कि दो त्रिभुज के समरूप होने का क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो उसके संगत कोण समान होना चाहिए, उसके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। और सर्वांग समता के लिए देखिए क्या है, इसको बोलते हैं सर्वांगसम का चिन्ह, और ये है समरूप का चिन्ह। आगे लिख रहा है सभी समान कोणिक त्रिभुज समरूप या सदृश होते हैं। आगे लिख रहा है कि यदि दो आकृति समान हो तो वे दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से समरूप से रिलेटेड आपको उतना सारा सवाल करवाएं, ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है।
इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आ जाएगा बोर्ड में, ऐसा है सब। क्या है वो देखिए, लिख रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताने जा रहे हैं। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते, बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट लिख रहा है कि दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं, ऊंचाइयां, परिमाप, कोण, समद्विभाजक उसके संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। अगला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत ऊंचाइयों से लंबों, भुजाओं, माध्यिकाओं, कोण, समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आगे आप लोग देखिए पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय, कौन सा प्रमेय पढ़े होंगे मेरे भाई लोग, थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय। अगर देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और इसके समानांतर क्या है, डी ई एफ है, तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ए सी। इसी तरह से बी डी बटा ए डी, और ये देखिए सब इधर से जितना अनुपात उठाएंगे उतने अनुपात इधर से उठाना है, सिंपल यही चारों लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। लिख रहा है कि यदि ए डी बटा में क्या है, डी बी, और ए ई बटा में क्या है, ए सी, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं डी ई और बी सी आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कब काम करेगा, तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में काम करता है। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में काम करता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिख रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण, बाकी क्या है, लंब, और आधार बट जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं क्या है वो, पहले आप समझिए। नेक्स्ट जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण। मतलब ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी के सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कोण बी क्या है, 90 डिग्री होगा। देखिए आगे क्या है वो पहले आप समझिए। लिख रहा है जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। आगे लिख रहा है जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, बांटता है। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले एक और ऑब्जेक्टिव आपके पास है। लिख रहा है कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अब देखिए एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है, निर्देशांक। इसको नियामक या तो निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो आपको पता है कि चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश 4 होते हैं। चतुर्थांश का अर्थ होता है कि किसी भी चीज का 4 बराबर भागों में बांटना, उसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश टोटल कितने हैं, 4 हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, एक चौथा। पहला में x और y दोनों प्लस में होगा, दूसरा में x होगा माइनस में और y होगा प्लस में, तीसरा में दोनों माइनस में होगा, और चौथा में जो है x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, क्या लिख रहा है कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। पूछा जाएगा सवाल कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। उसी तरह से x अक्ष एवं y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं।
मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर x,0 और y अक्ष पर 0, क्या होता है? y होता है। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज। और y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। नेक्स्ट लिख रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा पर क्या रहेगा? अंडर रूट रहेगा। दूसरा है, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अंत विभाजन में क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 a1। इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे लिखेंगे m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2, और यही 12-21 का रूल यहाँ पे लगाया हुआ है जो पीछे बताया। सेम उसी तरह से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। बाय विभाजन में क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ये दोनों अंत में प्लस होगा और बाह्य में क्या होगा? माइनस होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y इक्वल टू में होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। इसी तरह से क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक में x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 होगा, यहाँ 2 लिखा है, गलत लिखा। इसी तरह से y बराबर भी होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए क्या है। लिख रहा है ए बी सी 3 संरेख बिंदु हो तो क्या होगा? ए सी इक्वल टू में होगा ए बी प्लस माइनस बी सी, यानी ए सी का मान क्या होना चाहिए? ए बी और बी सी को जोड़कर आ जाए, या तो ए बी में से बी सी को घटाने पर आ जाए। अगला लिख रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो पर बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे, और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है? फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए। इसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें फार्मूला ही सब कुछ है। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज रहता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण कहते हैं, बाकी लंब और आधार रहता है। तो देखिए इसमें ए बी को लंब माना गया, जिसको पी से सूचित किया गया, बी सी को आधार और बी बोला गया, ए सी को कर्ण, एच बोला गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और शेष बची हुई भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसी में एक फार्मूला आया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको लिखे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए टाइप 1 में क्या फार्मूला? साइन थीटा इक्वल टू है पी बटा एच, कॉसेक थीटा बराबर है एच बटा पी, और कॉस थीटा बराबर है बी बटा एच, और सेक थीटा बराबर है एच बटा बी। इसी तरह से टैन थीटा इक्वल टू क्या है? पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर क्या है? बी बटा पी। मतलब ये तीनों को याद रखिए और ये तीनों को उल्टा करते चल जाइए, हो जाएगा काम। जैसे देखिए आप यहाँ पे उल्टा दिया है, क्या दिया है उल्टा में भाई? उल्टा में दिया है कि साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा कॉसेक होगा, और कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा, और टैन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं कि इधर वाला ही होगा, जैसे दिन का उल्टा रात है तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन होगा। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब गुना होता है तो कितना वैल्यू आता है? 1। इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए दूसरा फार्मूला पे, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं
वो है tan थीटा के लिए। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है 1, tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके लिए क्या है, बहुत सारा हमारा जो है यूट्यूब पे एक ट्रिकली वीडियो भी डाला गया है। तो अगर ट्रिकली वीडियो आप देखते हैं शॉर्ट में, तो बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से बन जाएगा। लिख रहा है कॉस थीटा, क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, लिख रहा है इसमें कि कॉस थीटा, कॉसिक थीटा और कॉट थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तरफ जाने पर क्या होता है, घटता है। और साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा का मान 0 से 90 तरफ जाने पर बढ़ता है। एक और फार्मूला छूटा हुआ है, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे फार्मूला और देखिए आ गया है। क्या फार्मूला आ गया है, टाइप 3 का फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। नेक्स्ट देखिए प्लस वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। बाकी इसी से कैलकुलेट करके यहाँ तक आया है फार्मूला। ये सारे केवल ये फार्मूला को याद रखिएगा, बाकी ये सब कैलकुलेट करके आया, उसी से निकाला गया। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे ए निकला, इससे ए सब उसी से बनाया गया। तीसरा ये फार्मूला याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बाकी देखिए ये सारे जितने भी फार्मूले बनाए गए सब इसी से बना है। आगे साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, और साइन थीटा एवं कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। इस चीज़ को अगला देखिए हम बात करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है कि उन्नयन कोण ऊपर रखी वस्तु के देखने के क्रम में जो आँख पर कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण किसको कहते हैं मेरे भाई, ऊपर से नीचे रखी वस्तु को देखने के क्रम में आँख पर बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और आगे लिख रहा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बाकी इस टेबल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ट्रिगोनमेट्रिक टेबल कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45, साइन 90, कॉस 0, टैन 0। इस तरह से पूरा इस टेबल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, एक देखिए मोटिवेशनल लाइन है। क्या है, लिख रहा है शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। बाकी जिनको PDF अगर लेना है, इस नंबर पे आप हमें नाम लिखकर भेज देंगे, उसको हम PDF सेंड कर देंगे। नेक्स्ट हम ब्रीथ पे बात करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख रहा है ब्रीथ, इसको अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं। वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अगर कोई वृत्त पर एक बिंदु पर ही स्पर्श कर रहा है कोई रेखा, उससे स्पर्श रेखा कहेंगे। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु पर वृत्त को काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा की संख्या भी क्या होती है, अनगिनत होती है। स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के परस्पर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल क्या खींचा जाता है, दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। बाह्य बिंदु से खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ये वृत्त से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव बनने हैं। वृत्त के केंद्र पर क्या डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है, 360, जिसे चार समकोण भी कहते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण, काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr या तो πd कहते हैं।
वृत्त का व्यास क्या कहते हैं 2r, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है d/2। इसी तरह से आगे फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है πr + 2r, या तो बोल सकते हैं r × पाई + 2 भी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4। चतुर्थांश का परिधि क्या होता है πr/2 + 2r। वलय या छल्ला का क्षेत्रफल क्या होता है पाई × R² - स्मॉल r², या तो पाई × R + स्मॉल r और इंटू में R - स्मॉल r। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θπr²/360 डिग्री। त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है θπr/180 डिग्री + 2r। त्रिज्या खंड का चाप क्या होता है θπr²/180। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना स्क्वायर नहीं होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्या होगा स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा θπr/180 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θπr²/360 डिग्री -1/2r² sin θ। देखिए अगला है वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है, तो θπr होगा स्क्वायर ने θπr/360 डिग्री और प्लस में क्या होता है संगत जीवा होता है। क्या होता है संगत जीवा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं संगत जीवा कहते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए ये जो है आपको 360 नहीं होगा, यहाँ पे भी 180 होगा, ये भी गलत लिखा है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए लिख रहा 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कै डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री की कोण बनाती है, और 1 घंटा में घंटा की सुई कै डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री कोण बनाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करने जा रहे हैं फार्मूला ही है। देखिए ये चैप्टर है 10 नंबर जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें पहला फार्मूला क्या है घन का। घन का आयतन क्या होता है भुजा की अतः AQ। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। नेक्स्ट देखिए आइए अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × भुजा²। घन का विकर्ण √3a। अब हम घनाभ पे बात करने जा रहे हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2H × L + B, या तो इसको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। नेक्स्ट घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L² + B² + H² होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या है घन या घनाभ में सतह की संख्या 6 होती है। घन या घनाभ में कोण की संख्या क्या होती है या तो शीर्ष की संख्या 8 होती है। घन या घनाभ में किनारा या भुजा की संख्या क्या होती है 12 होती है। घन या घनाभ में विकर्ण की संख्या क्या होती है 4 होती है। नेक्स्ट देखिए हम आगे हम बात करने जा रहे हैं वो है बेलन, या तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है। नेक्स्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh + 2πr² होता है। नेक्स्ट अब हम शंकु पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πrl + πr²। नेक्स्ट देखिए या तो πr × l + r होता है। देखिए शंकु में L² बराबर क्या होता है R² + H², या तो L बराबर होगा √R² + H²। इसी से इतने सारे फार्मूला बना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr3।
गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आगे हम अर्धगोला पे बात करने जा रहे हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं बाल्टी या तो छिन्नक जिसको कहते हैं। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। दूसरा छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। शंकु की जो है ना, शंकु के नहीं, ये छिन्नक होगा। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए हम चैप्टर नंबर जो है, इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें त्रिभुज ट्रेंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अंडर रूट 3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप अंडर रूट 3a। नेक्स्ट देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 b 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम आयत पे बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर या तो ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 2a। अगला देखिए चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सिंपल देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 डी इंटू H1 प्लस H2। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा ये देखिए यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पे ऊंचाई ने लिखी आधार लिखी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार इक्वल टू क्षेत्रफल बटा ऊंचाई हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं समचतुर्भुज का परिमिति। क्या होता है परिमिति भाई 2 इंटू अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज का ऊंचाई क्या होता है D1 इंटू D2 बटा अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं 11 नंबर चैप्टर पे, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। पहला फार्मूला है परिसर का। परिसर इक्वल टू होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। अगला है समानांतर माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि में माध्य इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित विधि में माध्य इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा सिग्मा एफ। पग विचलन विधि में माध्य इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। नेक्स्ट देखिए है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, लिख रहा है कि वर्ग चिन्ह इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। वर्ग की लंबाई इक्वल टू या तो अमाप इक्वल टू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है। जब आंकड़ा का मान विषम संख्या में n हो तो माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद होगा। और जब देखें जब आंकड़ा का मान क्या है सम संख्या है तो इस स्थिति में माध्यिका इक्वल टू होगा 1/2 इंटू 1/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद
माध्यक इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। सबसे अधिक बारंबारता वाले आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, थ्री माध्यक माइनस टू माध्य होता है। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हम, ये लास्ट चैप्टर आ गया प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिख रहा है, प्रायिकता का विकास जुआ के खेल से हुआ। प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। ये क्या है, पीई का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा या तो 1 के बराबर होगा और 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अनिश्चित या तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख रहा है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। पूरक घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसी में एक फार्मूला होता है, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है। इसी से ये दोनों फार्मूला निकालना है। अगला है प्रायिकता इक्वल टू। क्या होता है प्रायिकता इक्वल टू है, तो प्रायिकता इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसी को बोलते हैं पीई बराबर एन ई बटा एन एस। अगला है सिक्का पर आने वाला कुल परिणाम का सूत्र 2 के पावर n होता है। आगे देखिए लिख रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर केवल 2 परिणाम आते हैं, जिसे हेड और टेल कहते हैं। दूसरा, 2 सिक्का एक साल उछालने पर 4 परिणाम आते हैं, जिसे एच बोलते हैं, टी एच टी और टी एच बोलते हैं। 3 सिक्का एक बार उछालने पर 8 परिणाम होते हैं। ये 8 परिणाम आपको यहाँ पे है। आगे लिख रहा है, पासा पर आने वाला कुल परिणाम का सूत्र होता है 6 के पावर n। तो इस तरह से है। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि एक पासा को फेंकने पर 6 परिणाम आते हैं, 1 से लेकर 6 तक। इसमें विषम संख्या 1 3 5, सम संख्या 2 4 6 और अभाज्य संख्या 2 3 5। तो पासा को एक साथ फेंकने पर कुल 36 परिणाम आते हैं। ताश में टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल रंग का और 26 काला रंग का होता है। ये लिखा है ताश में 52 पत्ते हैं। ताश में 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया। लाल पान या तो पान जिसकी संख्या 13, काला हुकुम की संख्या क्या 13, चिड़ी की संख्या 13, ईंट की पत्ता 13। आगे देखिए, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, जिसे फेस कार्ड कहते हैं, जिसमें 4 को बादशाह रहता है, 4 को बेगम और 4 को गुलाम। तो इस तरह से आप लोग को जो है पूरा का पूरा फार्मूला करा दिया गया है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, 82710608। देखिए गड़बड़ आ गया, 8271060807। इस पे आप हाय हेलो लिख देंगे। व्हाट्सएप पे आपको लिंक चला जाएगा। लिंक में आप जैसे जाएंगे तो टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, या तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे, उससे आपको PDF प्राप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।